महाराष्ट्र में इस वक्त एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की सुगबुगाहट हो रही है। सुगबुगाहट इस बात की कि दो भाई जो अब से 20 साल पहले अलग हुए थे, जो एक ही राजनीतिक घराने के हैं, वो फिर से एक साथ आ सकते हैं। ये दोनों चचेरे भाई हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। साल 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी क्योंकि उनका मनमुटाव था अपने भाई और शिवसेना के दिवंगत प्रमुख और संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के साथ में। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और साल 2009 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, जो इस पार्टी ने पहली बार लड़ा, उसमें हालांकि इसे सिर्फ 13 ही सीटें मिली, लेकिन राज ठाकरे के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवारों के वोट काटे, उन्हें हराने का काम किया। और एक वक्त तो ऐसी चर्चा होने लग गई कि शिवसेना के सामने अस्तित्व का संकट आ खड़ा हुआ है और क्या आगे चलकर राज ठाकरे की एमएनएस ही असली शिवसेना हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले ही चुनाव में 2014 में राज ठाकरे की पार्टी को सिर्फ एक ही सीट हासिल हुई, 2019 में फिर से एक ही सीट और 2024 के चुनाव में 0। अब कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जहां पर इस बात की चर्चा गर्म हो गई है कि दोनों भाई फिर से एक साथ आ सकते हैं, दोनों पार्टियां मिलकर आने वाले चुनाव लड़ सकती हैं। और जो सबसे बड़ा चुनाव इस साल महाराष्ट्र में होने जा रहा है वो बीएमसी सहित तमाम स्थानीय निकायों का चुनाव है। तो किन मुद्दों को लेकर बात बन सकती है, कहां पर पेंच फंस सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के दिग्गज पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बात बनेगी या बिगड़ेगी। तो मेरे साथ हैं संजीव शिवड़ेकर जी, आपका स्वागत है। मयूर परेख मेरे पुराने सहयोगी हैं, राज्य के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं। अभय देशपांडे जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे पत्रकार, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ संदीप आचार्य जी मौजूद हैं, अभिजीत ब्रह्मनाथकर, ये भी मेरे पुराने सहयोगी रह चुके हैं, और उदय तान पाठक जी, जिनके वन लाइनर्स का मैं फ़ैन हूँ। ये सोशल मीडिया पर जो एक लाइन का कटाक्ष करते हैं वो कईयों को बड़ा चुभ जाता है, लेकिन बहुत ही दमदार होता है। तो इन सभी से हम बात करेंगे। आप सभी का एनडीटीवी में स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले इस प्रश्न से कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर ये दोनों पार्टियां या ये दोनों भाई एक साथ आ सकते हैं, इनके बीच में कोई गठजोड़ हो सकता है और वो किस प्रकार का गठजोड़ हो सकता है। आपसे शुरू करते हैं शिवड़ेकर जी। मुझे ऐसा लगता है कि कॉज ऑफ मराठी एंड प्राइड ऑफ महाराष्ट्र, शायद ये, और अस्तित्व की लड़ाई, वो दोनों की, ये 3 मुद्दे हैं जो उनको अगर कंसीडर हुआ अलायंस होने के लिए, तो ये 3 मुद्दे प्राइमा फेसी ये हो। और आपने एक अहम बात बोली कि दोनों के लिए इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बरकरार रखने की लड़ाई, दोनों के सामने ये सवाल खाली राजनीतिक नहीं, एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो। फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में डायनेस्टी रहती है, ओवर द पीरियड डायनेस्टी चली भी जाती है, नई जनरेशन आती है, नई पार्टी आती है। हाँ। लेकिन ठाकरे, जैसे अभी पहले चर्चे में बात हुई कि ब्रांड, ठाकरे एज अ ब्रांड, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एज अ पर्सनैलिटी, वो भी, उसका भी वैल्यू उनको जतन करना होगा ना। तो आपको कैसे लग रहा है कि ठाकरे का जो ब्रांड है वो छीण हो रहा है, मतलब उसको नुकसान पहुंच रहा है? इनका जो वर्चस्व पहले आप देखो तो, मतलब आज एक ठाकरे के बारे में अगर आप कुछ बोलते थे इन ठाकरे फैमिली के ऊपर, तो तुरंत रिएक्शन आती थी। आज सड़क चलता कोई भी बोल रहा है, वहाँ से बिचौले बोलता है, बीच में कोई सदावर्ते बोल रहा है, मतलब कोई भी आज ठाकरे पे कमेंट करने लग गया है। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि तुम्हारा एक दबदबा जो है जी, एक दौर था आपसे 25-30 साल पहले कि ठाकरे के बारे में किसी ने कुछ बोला तो फिर उसकी खैर नहीं होती थी। पार्टी की टिकट्स कितने उम्मीदवार चुन के आते, ये बात नहीं है, लोग तुम पे रिएक्ट करने लग गए। और वो लोग, जैसे मैं हैसियत वर्ड यूज करना गलत है, लेकिन जो वो लेवल पे नहीं है, वो लोग भी आज आप पे कमेंट करने लग गए। लेकिन यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आखिर ये दूरी हुई क्यों थी, उसके सबसे मुख्य कारण क्या थे? वैसे तो बहुत सारे लंबे कारण, लेकिन अगर हम पॉइंट फॉर्म में 1, 2, 3 ये कारण, जैसा आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये प्रश्न है उनके सामने साथ आने को लेकर। मुझे, आई पर्सनली बिलीव कि मेरे से सीनियर लोग हैं जिन्होंने शिवसेना बाला साहब के टाइम से देखी है। मैं बहुत 2004-05 के बाद जर्नलिज्म में शिवसेना कवर करने लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि राज ठाकरे की ओरेटरी स्पीच और राज ठाकरे का करिश्मा था, जो बाला साहब के साथ घूमते थे, उन्होंने देखा बाला साहब की स्पीच और स्लोली उन्होंने वो नैक डेवलप करके वैसे ही स्पीचेस डिलीवर करने लग गए। लेकिन जब महाबलेश्वर का अधिवेशन हुआ
और पासिंग ऑन द बैटन या किसके ऊपर, तब उद्धव का चयन जब किया गया तो आई थिंक ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वो उनके लिए मतलब राज ठाकरे ने अपने आप को ग्रूम कर लिया था बाला साहब के सियासी वारिस के तौर पर, और लोग भी मानने लग गए थे, लेकिन सबको, हाँ, ये एक झटका लगा कि उद्धव ठाकरे वहां को से कमान थोड़ी दे सी दी गई। बात अनबन बनने लग गई, और फिर उद्धव का राइज और राज ठाकरे का फॉल जो है। मयूर, आप क्या सोचते हैं कि क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसकी वजह से दोनों भाई साथ आ सकते हैं, बात बन सकती है? एकमात्र मुद्दा है, और वो ये मुद्दा है कि क्या वो सत्ता में वापसी कर सकते हैं या नहीं। देखिए, राज्य की सत्ता से तो ये दोनों ही बेदखल हैं। आप मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति के कैनवास पे आप कितना दमखम दिखा सकते हैं, इसकी अगर आप बात करें उद्धव ठाकरे जी इनके बारे में, तो वो हमें साफ तौर पे दिखता है। राज ठाकरे, अगर हम इनकी बात करें, एक भी विधायक नहीं है। अब अगर हम नैरो डाउन करें पूरी की पूरी सिचुएशन को, तो बात अटकती है मुंबई महानगर पालिका के चुनाव पे। क्योंकि अगर आपके पास राज्य नहीं है लेकिन आपके पास मुंबई महानगर पालिका है, तो आप अस्तित्व के लिए फिर से एक बार अपनी कूच शुरू कर सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका का बजट है 60,000 करोड़ रुपए, प्लान्ड और अनप्लान्ड दोनों मिलाकर के। भारत देश के कई सारे राज्यों से मुंबई महानगर पालिका का बजट बड़ा बजट है, और मुंबई महानगर पालिका के ऊपर कब्जा रखने का मतलब है देश की आर्थिक राजधानी को अपने नाक के नीचे, अपने हाथों में बिल्कुल दबा के रखना। और खास तौर पे ऐसे समय में जब देश के ऊपर प्रधानमंत्री के तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये दो मजबूत नेता बैठे हों, और उनके हाथ के नीचे से आप मुंबई महानगर पालिका निकाल लो और उस पर अपना कब्जा रखो, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। इसके कई बड़े मायने हैं। आपकी बुलेट ट्रेन मुंबई आने वाली है, आप उसे रोक सकते हो, दिल्ली तक बैल पहुंच जाता है। आप जो है मुंबई में मुंबई के नजदीक नया एयरपोर्ट बन रहा है, कई सारे कनेक्टिंग रोड बन रहे हैं, आप उसे रोक सकते हो। जब आप मुंबई को कब्जे में रखते हो, तो आप कहीं ना कहीं दिल्ली के साथ में एक टेबल के ऊपर एक नेगोशिएशन के लिए एक बातचीत के लिए एक टेबल पे बैठते हो। आपको एक बार्गेनिंग पावर मिल जाता है। बार्गेनिंग पावर मिलता है। बिल्कुल। मैं अभय जी से जानना चाहूंगा, अभय जी आप क्या देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो दोनों भाइयों को एक साथ ले आ सकते हैं? नहीं, एक है कि राजनीतिक हालात जो है दोनों पार्टियों के, दोनों पार्टियां कमज़ोर बन गई। अभी सवाल यह है कि क्या दो कमज़ोर पार्टियां एक कामयाब कॉम्बिनेशन बना सकती है या नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि आज के हालात देख के ये दोनों पार्टियों को अपने अस्तित्व की जो लड़ाई, जिसकी बार बार बात हो रही है, वो अस्तित्व की लड़ाई के लिए साथ में आने की ज़रूरत उनको लग रही है। दूसरा एक है कि राजनीतिक, आज अगर मुंबई का राजनीतिक आप डेमोग्राफी देखोगे तो शिवसेना को कहीं ना कहीं हमेशा मुंबई के डीएनए में शिवसेना रही है पिछले 3 दशकों से। कई बार वो अलग चुनाव लड़े, कई बार भाजपा के साथ लड़े, लेकिन मुंबई में शिवसेना का हमेशा एक दबदबा बना रहा। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जिसका संजीव ने भी जिक्र किया, कि पिछले कुछ सालों से वो जो उनका मुंबई पे अहमियत थी शिवसेना की, वो कहीं ना कहीं वो जा रही है। पिछले चुनाव ने भाजपा ने अलग से लड़ा, ऑलमोस्ट वो मुंबई अपने 2 सीटें पीछे रह गए। देखो, भाजपा की एक खासियत है कि दिल्ली उनके हाथ नहीं लग रही थी, वो कंसिस्टेंटली कोशिश करके इस बार वो आपसे चुनाव जीत गए। और दूसरा उनका नासूर जो है, वो मुंबई महापालिका अपने हाथ नहीं आती, वो है जो पूरा करने के लिए वो इस बार पूरे दम खम से उतरेंगे। और ये इसके लिए मुझे लगता है कि अस्तित्व के लिए साथ में आना ज़रूरी है, ऐसे दोनों पार्टियों को लगता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क इस बार ये है कि उद्धव ठाकरे ने मनसे का एग्जिस्टेंस स्वीकार लिया है। पहले तो वो मानते ही नहीं थे वो पार्टी है करके, सही बात तो है। इस बार उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि पार्टी है जिसके साथ अपना राजनीतिक कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये बात स्वीकार करना मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है। दूसरी बात यह है कि ये झगड़ा जो है बेसिकली ये विरासत का झगड़ा है। राजनीतिक विरासत शिवसेना की किसके पास होनी चाहिए, उसकी वजह से शुरू हुआ। महाभारत क्यों घटी? पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, दुर्योधन ने बोला कि नहीं देंगे, तो वहां से महाभारत का महासंग्राम हो गया।
तो ये शिवसेना का महासंग्राम भी, राज ठाकरे हमेशा अपनी भाषणों में उसका जिक्र करते हैं कि मैंने बोला था कि जहां शिवसेना कभी जीती ही नहीं वो इलाका मुझे दीजिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, उसकी वजह से शुरू हुआ था। आज वो 18 साल के बाद उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, तो वो हिसाब से वो जा रहे। अभी मैंने जहाँ से शुरुआत की वहाँ आता हूँ कि जो कमज़ोर पार्टियाँ क्या कामयाब कॉम्बिनेशन दे सकती या नहीं दे सकती, ये अगला कुछ दिनों में ये स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। बिल्कुल ये बात भी, और आपने जो कौरव पांडवों की तुलना की वो भी जो है बिल्कुल बहुत अच्छी मतलब कहेंगे एनालॉजी थी इसको समझाने के लिए। संदीप सर, आपसे समझना चाहूँगा। मुख्यतः ये अस्तित्व की लड़ाई है जी, शिवसेना की अस्तित्व की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने, या जब शिवसेना का विभाजन हुआ, एकनाथ शिंदे अलग हो गए, उसके बाद में अजित पवार, शरद पवार साहब की भी पार्टी तोड़ी, कई पार्टियां तोड़ जोड़ के किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर सत्ता में आई, लोकसभा में भी लड़े। हमेशा ये जोड़ तोड़ मोड़ के राजनीति में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मजबूरी, अस्तित्व की लड़ाई, ये दो चीज़ ऐसे है कि जिसके लिए दोनों शिवसेना हो या मनसे हो एक साथ आने पे उनको दोनों को ऐसा ज़रूरत लगता है। उनके कार्यकर्ताओं की भी ये ज़रूरत हो सकती है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। ऐसा है कि इसके अंदर राज ठाकरे के पास आज नगर सेवक नहीं है, विधायक नहीं है, लोकसभा में कोई नहीं है उनका, और शिवसेना उद्धव ठाकरे आज दिन ब दिन मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर उनकी ताकत कम होती जा रही है। अब अगर महानगर पालिका की इलेक्शंस की बात करें हम, और अगर दोनों जन साथ में आ सकते हैं तो मराठी लोगों को साथ में लाना या और कुछ कॉम्बिनेशंस बन के मुंबई में वापस सत्ता लाने के लिए एक लड़ाई करने की उम्मीद वो लोग रख सकते हैं। उम्मीद रख सकते हैं, मैं कह रहा हूँ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, ये बात नहीं मैं कह रहा हूँ। अस्तित्व की लड़ाई है ये करना उनके लिए मजबूरी है। जैसे अभय जी ने कहा कि दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रयत्नों के बाद में जीती, वही अब मुंबई महानगर पालिका जीतना, यही दिल्ली का एकमात्र लक्ष्य है। ठाकरे ब्रांड हो या ठाकरे जो भी है, उनको कोई भी ठाकरे नहीं चाहिए, ना राज ठाकरे चाहिए, ना उद्धव ठाकरे चाहिए, ना आगे चल के उनको शिंदे भी चाहिए, उनको कोई नहीं चाहिए। बीजेपी की मंशा साफ है, कई बार उन्होंने स्पष्ट किया है, राज्य स्तरीय कोई भी पक्ष उनको नहीं चाहिए, कोई पार्टी नहीं चाहिए। बीजेपी की धारणा है मूलभूत, ऊपर से ठाकरे लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब उनका अस्तित्व का सवाल है, दोनों को फैक्ट मालूम है, दोनों भाइयों को। सो अब वो सोचेंगे एक साथ आना है या नहीं आना है, किस हालात में आना है, किस तरह से आना है और किस तरह से संघर्ष करना है, कितने जल्दी आना है या नहीं भी आना है। जी, ये बात है। लेकिन एक चीज़ है कि उद्धव ठाकरे को ये बात पूरी तरह से समझ गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक एक बार शुरू में राज ठाकरे ने एक विधान किया था महाराष्ट्र हित के लिए एक साथ आने का, उसके बाद में राज ठाकरे जी ने कोई विधान नहीं किया है जी, जबकि उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के पार्टी के सभी नेता लोग अब तक 6 बार से ज़्यादा विधान कर चुके हैं एक साथ आने के हिसाब से। और प्रोएक्टिवली आज तो तस्वीर भी छापी है आज तो पुरानी, दोनों तस्वीर भी छाप के सामना आ अखबार गई। में जो दोनों के साथ आने की। अभिजीत, आंकड़ों के खिलाड़ी हैं आप, आपको क्या लगता है? जितेंद्र जी, मुझे लगता है ये दोनों भाई की जो राजनीति है वो मुंबई महानगर निगम की राजनीति है। दोनों ये चाहते हैं अपना अस्तित्व बचाना है तो मुंबई महानगर निगम फिर से हथियाना पड़ेगा। इसके लिए वो जोड़ तोड़ की राजनीति में फिर से इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में 2 बार राज ठाकरे ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, तब उद्धव ठाकरे ने नकार दिया था। इस बार उद्धव ठाकरे एक कदम आगे आ रहे हैं तो राज ठाकरे उन्हें कैसा प्रतिसाद देते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी रहेगा। और दूसरा, मुझे जो इन दोनों का इकट्ठा होने की कारण लगता है वो कारण है अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे का भविष्य। उद्धव और राज दोनों ही 50 और 60 के आयु में पहुंच चुके हैं, दोनों ने अपनी राजनीतिक पारी खेल चुके हैं। अब वो पार्टी के अस्तित्व के साथ अपने आने वाली पीढ़ी का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए ये इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। और 2019 के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में लगभग सभी पार्टियों से गठजोड़ किया है। उसमें कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गठजोड़ किया है, वामपंथी पार्टियों के साथ किया है, संभाजी ब्रिगेड लोक भारती के साथ भी गठजोड़ किया है। तो वो और एक दांव खेल रहे हैं राज ठाकरे के साथ। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये दांव चलेगा कि नहीं चलेगा। जी, आपने अहम बात कही, और खास करके जो आपने अमित ठाकरे और आदित्य के भविष्य की बात कही है वो भी काफ़ी अहमियत रखती है।
उदय जी, आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में ही अभी अगली पीढ़ी के पास राजकारण देने का ये चल रहा है। तो ये आदित्य और अमित, ये दोनों के पास अगर अगली ये करना है तो इसलिए दोनों को इकट्ठा आना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। जी, तो अगर भविष्य के उसको लेकर देखें, अगर इनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर देखें तो देखो फ्यूचर प्लानिंग में कैसा है कि दोनों अभी किस तरह से आएंगे, मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, वो देखना पड़ेगा। जैसे कि अभी अभय जी ने जो कहा, महाभारत की बात उन्होंने की, तो ये दोनों में अभी कृष्ण कौन रहेगा और हाँ, क्या उस पे उसकी मैं भूमिका सेकंड क्या राउंड में होगी, क्यों नहीं आ सकते वो भी ना? देखना पड़ेगा। वो बिल्कुल, उस पे भी मैं आऊंगा। क्योंकि अभी अगर तो हम रामायण तक गए तो उनका विभीषण भी उधर गया है अभी इनके पास का, राम के पास गया है। तो ये सब देखना पड़ेगा और किस तरीके से दोनों इकट्ठे आएंगे, किस तरीके से सीट की शेयरिंग होगी या क्या क्या होगा, वो देखना पड़ेगा। अभी तक तो बहुत मुझे लगता है कि अभी मनसे की तरफ से तो कुछ बयान मतलब वो ऑफिशियल प्रोएक्टिव एक्टिव नहीं लग रहे हैं, लेकिन शिवसेना की तरफ से जो है वो सकारात्मक रुख नजर आ रहा है। ऐसा हो रहा है वो वहाँ पे बिल्कुल। तो अभी जो, हाँ जी, आप कुछ फिर बोलिए। भी जो भी होगा ना, वो देखो कि कब तक टिकेगा वो भी होना चाहिए, मतलब देखना चाहिए। ये सिर्फ इलेक्शन की मद्देनजर रखते हुए ये इकट्ठा आते हैं या आगे भी रहेंगे, ये भी कैसा होता है, ये निकाह और विवाह जैसा दोनों रहता है, तो विवाह टिकता है, निकाह नहीं टिकता है, ऐसा जो है वो देखना पड़ेगा कैसा होता है वो। जी बिल्कुल। तो अभी हमारे तमाम जानकारों ने जो बात बताई, उसका निचोड़ एक तरह से यह है कि दोनों ही पार्टियां इस वक्त बड़ी ही कमजोर स्थिति में हैं। दोनों के सामने अस्तित्व का संकट है, दोनों के सामने, दोनों बड़े भाइयों के सामने जो है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि ये लोग साथ आने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन अगर बात बिगड़ जाती है, बात नहीं बनती इन दोनों के बीच में, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये दोनों भाई बात करते करते फिर इनके बीच में टेबल पे बैठते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता है, जैसे थे वाली स्थिति अगर रहती है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी अलायंस में क्या छोड़ने के लिए रेडी है, उस पर अलायंस होता है जी। और ये दोनों भाई पहचाने जाते हैं कि अपनी जिद के लिए कि नहीं छोड़ूंगा कुछ भी होगा। तो जब तक ये इनकी मन में जो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि छोड़े बिना कोई अलायंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का वोट बेस सेम है, वोट बैंक सेम है, तो दोनों ये चाहेंगे कि मेरे निकटवर्ती है या मेरे जो है उनको टिकट मिले, क्योंकि यहाँ अलायंस होने से नीचे भी वो जाना चाहिए, पर्कुलेट होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही नीचे अगर नहीं मिला, जैसे एक माहिम या दादर में शिवसेना को टिकट नहीं मिला, तो वो बगावत होने की पॉसिबिलिटी है, अनरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो पैसिफाई करने की भी उनके पास क्षमता है क्या? नहीं तो ये अलायंस से शायद विपक्ष को फायदा होगा, क्योंकि राज ठाकरे का वोट बैंक तो कम है, उद्धव थोड़े वीक पोजीशन पे है, और ये दोनों एक आने से ये शायद और भी वीक हो सकते हैं। जी मयूर, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत सारे कारण हैं साथ में नहीं आने के। देखिए, एक सेम लीगेसी को दोनों क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से ये डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। बाड़ा साहेब ठाकरे की लीगेसी किसके साथ रहेगी? यहां तक कि मुझे पता है कि जब राज ठाकरे जी शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाया था, उस समय जब एमएनएस डिक्लेयर नहीं हुआ था और कई जगहों पर पोस्टर्स लगे थे, तो सायन के सुप्रसिद्ध हॉल में जब बाड़ा साहेब ठाकरे की स्पीच थी, बाड़ा साहेब ने कहा था कि तुम्हें जहां कहीं बैनर लगाने हो लगा दो, लेकिन मेरा फोटो उस पे से निकाल दो, मेरा तुम्हें समर्थन नहीं है। और उसके बाद से राज ठाकरे, इनकी पार्टी ने कहीं पर भी बाड़ा साहेब ठाकरे का फोटोग्राफ जो है वो मेजरली थोड़े समय पहले एक हालांकि अपने कार्यालय में पीछे लगा के रखते हाँ थे बिल्कुल, अपने, हाँ। लेकिन पोस्टर में पब्लिकली नहीं किया था। पॉइंट एक ही है कि भाई बाड़ा साहेब ठाकरे की लीगेसी को एक भतीजा क्लेम कर रहा है और एक बेटा क्लेम कर रहा है। तो जब ये दोनों साथ में आते हैं तो एक लॉन्ग टर्म का इश्यू खड़ा होता है कि ओरिजिनल शिवसेना किसकी। नहीं, अब तो वो सवाल खत्म हो गया। में आप मैच कर लीजिए। अब तो वो सवाल खत्म हो गया, शिवसेना किसकी थी वो भी सवाल हल हो गया। उसके बाद शिवसेना दो फाड़ हो गई, उसमें भी शिवसेना किसकी है वो भी सवाल आया था। लेकिन अब वो सवाल तो खत्म हो गया है। हाँ, दोनों के पास अब दोनों के पास, वैसे देखा जाए तो दोनों के पास एकदम सही कहा। तो वो विरासत वाला सवाल तो खत्म हो गया। एक्चुअली मैंने जो कहा, मेरा कहने का लब्बो लुआ भी ये था कि जो ठाकरे सरनेम की लीगेसी है, ये लीगेसी क्लेम करने की बात आती है। नहीं मयूर, मुझे लगता है ये विरासत की लड़ाई नहीं बची, अब नहीं है वो खत्म हो विरासत गई। की लड़ाई 2009 की लड़ाई थी। अब ये मतों की लड़ाई है और बीएमसी की सत्ता की लड़ाई है।
इसकी वजह से ये दोनों इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं तो जिस वजह से वो अलग हुए, मराठी के मुद्दे पे वो अलग हुए। संजीव ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मराठी मुद्दा छोड़कर उद्धव ठाकरे उत्तर भारतीय लोगों का सम्मेलन ले रहे थे, मी मुंबई कर अभियान चला रहे थे, और तब राज ठाकरे कह रहे थे कि हम मराठी के मुद्दे पे जाते हैं। इन दोनों में एक मत नहीं हुआ, अलग हुए। उस विषय पर आज इकट्ठा होने के लिए उनके पास सत्ता है, वो मुद्दा छूट गया। मराठी मतों का मुद्दा मराठी का मुद्दा नहीं था, वो बहाना था। ठीक है, बहाना हो सकता वो है। देखिए शिवसेना में मैं आपको बताता हूँ, मैं मुझे तो थोड़ा अलग कहना है कि राज बाहर जो निकले हैं, राज शिवसेना से अलग हुए, वो तो अलग ही मुद्दा था। ये मुंबई का वगैरह नहीं था, ये बड़वे का मुद्दा था। बाला साहब ठाकरे के बाजू में जो लोग हैं वो उनके पास, हाँ, वो हो रहे उसके लिए वो बाहर निकले थे वो ठीक है। लेकिन अभी मुझे जो लगता है, ना विरासत की लड़ाई है, ना ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई है। सत्ता में बने रहेंगे तो उनका अस्तित्व बना रहेगा ठाकरे का। इसकी लड़ाई अभी 2025 में हो रही है। लेकिन मेरा इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। बाला साहब जीते जी दोनों को एक साथ नहीं ला पाए जी, तो क्या ये दोनों सच्ची में एक आएंगे दिल से? मजबूरी बाला साहब ने अगर प्रयास करने के बावजूद मजबूरी जो होती है ना, मजबूरी से ही अलायंस होता है। लेकिन मेरी खुद की एक क्षमता नहीं है कि मैं खुद के बलबूते पे सत्ता ला सकता हूँ। जब ऐसी पार्टियों को लगता है तो वही तो जमावड़ा जमदा है। मुंबई का तो खेल है गोविंदा का। 10 लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, उनका ये बनाते हैं पिरामिड, तब हंडी टूटती है। सत्ता की हंडी भी आजकल ऐसे ही टूटती है। खुद के बलबूते पे सत्ता तो आती नहीं है, क्यों अलायंस पॉलिटिक्स का जो युग चला है उसमें बहुत सारे जगह पे अपने को परमिटेशन कॉम्बिनेशन। महाराष्ट्र में तो खास करके 2019 के बाद तो कोई आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं वो तो है ही नहीं, अब आइडियोलॉजी इज डेड नाउ। हाँ, तो मुझे लगता है कि जरूरत ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरा है कि हमेशा आप चुनाव हार चुके हो, लोकसभा में आपके केंद्र में आपके सत्ता नहीं है, आप एनडीए में नहीं हो, वहाँ पे आप महाराष्ट्र में आपकी सत्ता नहीं है। अभी लास्ट रिवाइवल का जो चांस है आपका वो बीएमसी है। अगर ये बीएमसी हार गए तो फिर और तकलीफें बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ है मन से, अभी ये ब्रांड बनेगा कि नहीं। राज ठाकरे तो ब्रांड है महाराष्ट्र में, लेकिन 18 साल में मन से ब्रांड नहीं बना जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों को अपनी खामियां समझ आई है, और वो इसके लिए जरूर साथ में आना जरूरी लगता है। ये तो आप साथ में आने की बात बता रहे हैं, अगर ये नहीं आते हैं तो वो कौन सी वजह से बात बिगड़ सकती है? वो 3 चीजें मुझे दिखता है कि क्या ये दोनों भाई एक दूसरे को स्पेस देंगे, क्योंकि जो पार्टियां आपकी पार्टी बढ़ानी है, जनरली पॉलिटिक्स में ये होता है कि आपको आपकी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है, हमें मेरी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है। लेकिन जब आपको लगता है कि आप मेरे ही बलबूते पे आपकी पार्टी मजबूत करते जा रहे हो, तो अलायंस का टिकना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि ईगोज काफी है यहाँ पे। बहुत सा बार ऐसे हुआ है कि पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल विजडम वो बहुत कम बार दिखता है, और मुझे लगता है कि फैसले जो होते हैं बहुत बार ईगो पे हो जाते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा टकराव रहेगा। दूसरा है कि आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो आपने किए हैं पिछले 4 साल में, राज ठाकरे आने के बाद आप फिर से वही वापस जाओगे, तो क्या आपके साथ जो नए वोटर जुड़ चुके हैं अभी जी, क्या आप उनको राज ठाकरे के लिए गंवाने के लिए तैयार हैं? तो उसमें क्या आपको इसके बदले में इसकी कीमत क्या है, ये मुझे लगता है कि एक बार उनको देखना पड़ेगा। और वो जब देखेंगे तो उसके बाद फैसला। आज तो क्या पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और परसेप्शन के मामले में शुरू में ये साथ में आने के लिए मैं तैयार था, लेकिन मैं अगर उसमें अड़िंगा नहीं डाला मैं तो तैयार था, लेकिन दूसरे पार्टी जो थी वो हम मराठी वोटों का बंटवारा करने के लिए साथ में नहीं आई है। तो बेसिकली ये ब्लेम गेम में कहीं ना कहीं हम पीछे ना छूट जाए। ये परसेप्शन का भी मेरे ख्याल से वो परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखना चाहिए। मराठी में टाळी म्हणून टाळी देना, मैंने टाळी दी थी, लेकिन उसने हाड़ी नहीं दी। हाड़ी मतलब आवाज देना, वो तो दोनों का हो गया अभी। दीप सर, अगर उद्धव और राज आते हैं साथ में, तो क्या उद्धव ठाकरे को जो न्यू फॉर्म वोटर बेस एक मिला मुस्लिम इलाकों में, हमने देखा लोकसभा चुनाव में खास करके कि मुस्लिम इलाकों में भर भर के जो है माहौल था उद्धव ठाकरे के प्रति, और मशाल जो उस वक्त में चल रहा था, वहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही थी मुस्लिम इलाकों में खास करके, तो क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को साथ लेकर उस
न्यू फाउंड वोटर बेस को गंवाने का रिस्क लेंगे? क्योंकि राज ठाकरे ने बीच में कोशिश की थी अपनी एक हिंदुत्ववादी इमेज बनाने की। वो भगवा शॉल वगैरह पहनकर जाते थे, उनके कार्यकर्ता उनको हिंदू जननायक बोलने लग गए थे, फिर उन्होंने लाउडस्पीकर का मुद्दा भी उठा लिया था। तो जो बाला साहेब की हिंदुत्ववादी छवि थी उसको अपनाने की कोशिश की थी। तो क्या राज ठाकरे के साथ जाकर, अगर राज ठाकरे अभी भी अपना वही क्या कहेंगे कि अपने आप को उसी तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो क्या इनके लिए जोखिम नहीं होगा? आपका सवाल सही है। आज ऐसी सिचुएशन है, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोगों को अपनी भूमिकाओं से थोड़ा आगे पीछे सरकना पड़ता है। उसमें कोई ऑप्शन नहीं किसी को बचाए। अब यही स्थिति ये दोनों भाइयों के साथ में भी, अगर दोनों भाइयों एक साथ में आते हैं तो उनको अपनी भूमिका के ऊपर थोड़ा सा नम्रता लाना पड़ेगा, थोड़ी छूट देनी पड़ेगी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप देखो, देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ महीने पहले ही अजीत पवार चक्की पिसिंग कहा था, और वही अजीत पवार को लेके बाजू में बैठ गए। अजीत पवार ही नहीं, कई सारे लोग ऐसे जेल कितने में लोग डालने हैं? की बात कही थी। अशोक किरीट चौहान सोमैया को के तो जेल पास में डालने की बात की थी, उनको एमपी पद दिया, उनकी बेटी को विधानसभा दी, बराबर है ना? छगन भुजबल आज मंत्री बने। छगन भुजबल को मंत्री बनाया। तो बाकी पार्टियां करे तो वो सही, और ठाकरे लोग करे तो वो गलत। ऐसा नहीं होता है। तो उनको भी इलेक्शन में, और लोग भी है जो मुस्लिम वोटर्स भी है, उनकी भी अपनी एक आइडियोलॉजी है, उनको भी अभी समझ में आता है ये सब मजबूरी का बात। तो शायद वो भी अपने वोटिंग करते समय उस सब ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। अब बीजेपी ऐसी पार्टी है कि समझो कल उठ के मुस्लिम लीग और कई पार्टियां कॉम्बिनेशन में खड़ा कर दिया तो मुस्लिम वोट में भी डिवाइडेशन होता ही है हमेशा, वो कोई नई बात नहीं है। तो उसका फटका ऐसे भी बैठ सकता है। अब ये वोटर्स को सोचना है कि मुझे महंगाई चुभ रही है क्या? जो रूलिंग पार्टी पे पार्लियामेंट में, दिल्ली में भी आज 11 साल से है, महाराष्ट्र में भी जिनको हम बार बार सत्ता दे रहे हैं, उन्होंने हमको जो आश्वासन दिए वो आश्वासन हमारे लिए उन्होंने फुलफिल किया है कि नहीं किया है? महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? क्या बेरोजगारी कम किया है कि नहीं किया है? कि वापिस वही अपने घिसे पिटे मुद्दे के ऊपर चल रहा है, तो उसी बहाने हमको भी चलना है। महानगर पालिका का विषय अपने जगह पे अलग रहता है। अगर ये दोनों भाई समझदारी से अगर काम ले तो मुझे नहीं लगता वोट बैंक ज़्यादा हिल सकता है। थोड़ा बहुत फर्क गिरेगा, हाँ गिरेगा, पर पूरी तरह से नहीं गिरेगा। और हिंदुत्व ना उद्धव ठाकरे ने छोड़ा है ना राज ठाकरे ने छोड़ा है। मराठी का मुद्दा ना उद्धव ठाकरे ने छोड़ा है ना राज ठाकरे ने छोड़ा है। कांग्रेस के साथ में गए तो इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ में पार्टी में कॉम्प्रोमाइज किया था, तो क्या हुआ था? उन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। वो उस जगह की अलायंस की एक जरूरत रहती है। आज भी दिल्ली में जिनके साथ में है, वो जिन्होंने उनके बारे में और आरएसएस के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट किए थे, जरा देखो। जिनके साथ में आज लेकिन यूपी में आप है। मराठी के मुद्दे की बात कर रहे हैं, क्या मराठी का मुद्दा अभी भी रेलेवेंट है, उतना प्रभावी है, आप क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए, मराठी का मुद्दा निश्चित रूप में जब है। बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुत्ववाद अपनाया था तो उनके सामने ये सवाल आ गया था कि जो मराठी का मुद्दा है वो मुंबई और ठाणे के बाहर, या फिर जो है आसपास के जो एमएमआरडीए रीजन का इलाका या कोंकण का इलाका है, उसके बाहर वो पार्टी के प्रसार में मदद नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने हिंदुत्ववाद अपना लिया था। नहीं, वो तो बहुत बात की बात है। बाला साहब ने जब चालू किया था तो साउथ इंडियन दाक्षिणात्य लोग महाराष्ट्र के तो अंदर, 60 मुंबई के की अंदर, जब स्थापना तो हुई थी। बात वहाँ थी। वहाँ उस वक्त उत्तर भारतीय और कोई सब्जेक्ट ही नहीं था। दाक्षिणात्य लोग बड़े पैमाने पे आते थे, बड़ी पोजीशन पे रहते थे, और नीचे के लेवल तक के सभी लोगों को साउथ से लाके वहाँ नौकरी पे देते थे। मराठी आदमी को नौकरी नहीं मिलता था, ये मुद्दा था उस वक्त। उसके लिए उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, और वो आंदोलन बढ़ते गया। महाराष्ट्र लेवल पे बाला साहेब ठाकरे 85 तक थे ही नहीं। उनका बेस था मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, बिल्कुल, और वही। महानगर पालिका क्षेत्र में ही थे। उनके कोई लोग हैं जो लोकसभा लड़ने के लिए भी तैयार नहीं रहते थे। लोकसभा छोड़ दो, विधानसभा लड़ने के लिए भी उस वक्त तैयार नहीं रहते थे। आगे चल के जब हिंदुत्व की लहर में वो आ गए, राम मंदिर का मुद्दा आ गया, तब उनको समझ में आया कि राज्य में हमको सत्ता मिल सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते। तब बड़े पैमाने पे शिवसेना के नेता लोग उभर के आ गए। तब दिल्ली में जाके बैठे, पार्लियामेंट में जाके बैठे। वो बात की बात है 90 के बाद में। तब तक उसके पहले का अगर आप देखेंगे तो महानगर पालिका क्षेत्र यही उनका एक था। बाला साहब की अपनी विचारधारा भी महानगर पालिका क्षेत्र तक ही सीमित थी उस वक्त। पूरे महाराष्ट्र के बारे में ज़्यादा बड़े पैमाने पे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो 85 के बाद में शुरू हो गया हिंदुत्व की लहर के साथ में, बीजेपी के साथ अलायंस के बाद में, मेनली बीजेपी के साथ अलायंस किया, तब से शुरू हो गया। बाबरी मस्जिद के बाद में शुरू हो गया। अभिजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप में कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बात बिगड़ सकती है, इन दोनों के बीच जो है कोई आउटकम नहीं निकल सकता? जितेंद्र जी, सबसे अहम मुद्दा है सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों का चयन।
दोनों के पास मुंबई में मजबूत उम्मीदवार है जो जीत सकते हैं। दोनों पार्टियां चाहेगी कि एक अच्छी सीट हमें मिलनी चाहिए। इन वो सीट पर कौन कैसे राजी होता है, इस पर ये गठबंधन होगा। उदाहरण के तौर पर हम माहिम दादर में जाएंगे तो वो मनसे का भी गढ़ रहा है और शिवसेना का भी रहा है। वहाँ कितना कॉम्प्रोमाइज या जोड़ घाटा करने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार होंगे और राज ठाकरे को क्या प्रस्ताव देंगे, इसके ऊपर ये गठबंधन निर्भर करेगा। और यदि वो बात पर राजी नहीं होते हैं तो मुझे लगता है ये गठबंधन मुश्किल कड़ी होगी और ये होना भी बहुत मुश्किल रहेगा। सवाल पूछा था कि मराठी रेलिवेंस है या नहीं, सो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट पावर। ठाकरे हमेशा पावर की बात करते हैं। माला साहब के पास विधायक कहाँ थे? मधुकर सर्पोदार 30 साल के बाद जीते। छगन भुजबल वाज द ओनली फेस टिल 90s। तो इट्स नॉट अबाउट नंबर्स विनिंग कि 227 में से कितनी सीट आती है, इट्स नॉट अबाउट सिंड्रोम भी होता है। हाँ, माइनॉरिटी सिंड्रोम होता है। जैसे जैसे आपका नंबर घटता जाता है वैसे वैसे कंसोलिडेशन बढ़ता है। तो इट्स नॉट अबाउट, जो आपने पूछा रेलिवेंस है क्या मराठी का या नहीं, तो इसका जवाब आंकड़ों में नहीं है, पावर में। पावर में, सही बात। और मुंबई खास करके जहाँ कैपिटल है, जहाँ क्रिकेटर, बॉलीवुड, इंडस्ट्रियलिस्ट के घर, ऑफिसेस, हेडक्वार्टर्स है, तो मुंबई पे राज करता है और पूरे देश पे राज करता है। इसीलिए मुंबई महापालिका सबसे अहम थी। अब देखिए कंगना रनौत का घर तोड़ दिया मुंबई महानगर पालिका So whether relevance के लिए वो आप आंकड़ों मलिश में का जो आरजे थी उसने गाना बनाया, उसके घर के उखाड़ दिया। उसके अगले दिन घर सामना के में गमलों headline के छापी थी, अंदर आपको जो है डेंगू के मच्छर मिल गए। तो आप किसी को भी परेशान कर सकते हो। आप पूरे देश के सबसे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंसर को अपने कब्जे में रख सकते हो लोकल बॉडी के जरिए। मुद्दा यहाँ पर एक देश ये का भी सबसे आता बड़ा है, उद्योगपति भी मुंबई में रहता है, सबसे बड़ा फिल्म स्टार भी मुंबई में रहता है, और सारे मतलब अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो मुंबई भी उनका घर है। नहीं, इसके साथ लेकिन जितेंद्र दीक्षित जी एक मुद्दा और जुड़ा हुआ है। आप इस समय इंडी गठबंधन में, आपके साथ कांग्रेस लड़ना चाहेगी मुंबई महानगर पालिका या नहीं लड़ना चाहेगी? अगर नहीं लड़ना चाहेगी तो मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व टिकाने के लिए सारे के सारे इलाकों में अपने कैंडिडेट खड़े रखेंगी और वहां पे मुस्लिम मतों का विभाजन होगा। ये आपने जो सवाल पूछा था कि गठबंधन क्यों नहीं हो सकता, तो एक तरफ जहां आपके पास वोट आ रहे हैं वहां आपके पास वोट जा भी रहे हैं। वहां पे आप अगर कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, आप अपना कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है, कांग्रेस हर जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े रखती है, तो जो मुस्लिम वोटर्स आपके पास आया था वो कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। अगर आपके पास मराठी वोटर्स तो पहले ही सभी कोई एक साथ में कभी शिवसेना को वोट देता ही नहीं था। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जब मैं बोरीवली विधानसभा के नतीजों को देख रहा था तो उस समय मैंने फॉर्म 20 में यह चीज देखी कि हर वार्ड के अंदर उत्तर मुंबई में, खासकर बोरीवली, कांदिवली, मागा ठाणे वो इलाके में न्यूनतम 2000 जितने एमएनएस के वोट पड़े थे। वहां पे कैंडिडेट नहीं जीते थे लेकिन तब भी उनके वोट थे। और जब आप इसे 2017 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जिसमें 82-84 का नंबर्स है, और वहां पे अगर ये पूर्ण रूप से समर्पित होके आप चले जाते हैं शिवसेना के पास, तो कई सारी अनएक्सपेक्टेड सीट के ऊपर भी यूबीटी और एमएनएस चुनाव जीत सकती है। अब इसके लिए माइक्रो कैलकुलेशन करना होगा, तब जाके इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। उदय जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर बात बिगड़ती है तो क्यों बिगड़ेगी, क्यों दोनों भाई साथ नहीं आ पहले पाएंगे? तो ईगो पे ही बिगड़ेगी। दूसरी बात, सीट शेयरिंग जब आएगा, जब अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है, पहली जब होगा तब उस पर भी बात बिगड़ सकती है उनकी। ईगो ये बेसिक प्रॉब्लम है दोनों का भी। देखो, अभी कल ही मनसे का एक नेता ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे एक पहल लेंगे तो हम 100 पहल आगे जाएंगे। राज ठाकरे, तो एक पहल आना वहाँ से चाहिए, तो यहाँ से 100 पहल कहाँ से जाएंगे? तो दोनों का भी जो स्वभाव है वो देखा जाए तो दोनों आएंगे। मुझे लगता नहीं अभी तक कि वो दोनों जल्दी से आएगा। पहले आप में गाड़ी ना चली जाए। मतलब 22 मतलब अप्रैल लास्ट वीक में ये बात छिड़ी थी, जो वीडियो उनका वो हुआ पॉडकास्ट के जरिए। जी। आज जून का 10 तारीख 8, 9, 7 नहीं, घूमने गए थे ना दोनों तो लोग, दो, घूमने गए बट थे। पॉलिटिक्स इलेक्शन 4 महीने पे आप अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे 2 महीने में कि बात करनी है या नहीं करनी है। तो यू आर वेस्टेड नियरली 1.5 months। 45 days इज वेरी बिग टाइम। अगर
कार्यकर्ता को संदेश देना है कि तुम्हें लड़ना है और तुम्हें हो सकता है कि फाटाफूट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो ऐसे ही बातचीत चलती रहेगी, बाद में देखेंगे क्या लास्ट होता में है। शायद जितेंद्र जी, मुझे लगता है जितना मीडिया चर्चा कर रही है दोनों की गठबंधन की, उतनी वो दोनों चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन क्योंकि अभी सामना तक अखबार में नहीं, मीडिया पे ब्लेम करना गलत है अभिजीत जी। आज सामना अखबार में वो वो सामना ही मीडिया है सामना ना, मीडिया है ना। सामना ये शिवसेना नहीं है ना उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे का मुखबिर है ना। बहुत फीस अलग बात है सर, अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी चर्चा हुई नहीं है नहीं, दोनों भाई की। एमएनएस के निर्माण के बाद कितनी बार राज ठाकरे का फोटो सामना में छिपाए थे, आज छप गया हो, तो बहुत बड़ी बात है। राज ठाकरे का फोटो तो जब राज ठाकरे शिवसेना में थे तब भी नहीं छपता था। सर मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब कहा भी था सर तब भी नहीं छपता सर था। मैं वो जितेंद्र जी एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जब हम फिल्मों में देखते हैं हीरोइन को पटाने के लिए हीरो लाइन देता है, उस तरीके का काम चल रहा है अभी। ये सिर्फ पटाने की कोशिश है, बातचीत हो नहीं रही। जब आधिकारिक तौर पर बातचीत होगी और दोनों पार्टियों के नेता बैठेंगे, तब मुझे लगता है बात आगे बढ़ी है या कुछ हो सकता है, ऐसा अंदेशा हम मान सकते हैं। तो बिल्कुल ये हमारी चर्चा इस सवाल को लेकर थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच बात बनेगी या बिगड़ेगी। लेकिन और भी इससे जुड़े कई सवाल हैं जो आज हम अपने इस छोटे से शो में कवर नहीं कर सकते कि उद्धव ठाकरे क्या कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, महाविकास आघाड़ी से बाहर आएंगे, बीजेपी किस तरह का खेल खेलेगी। वहां पर खबर ये भी थी बीच में कि एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे को साथ लेना चाहते हैं। तो ऐसे भी कई सारे सवाल हैं और हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहें एनडीटीवी के साथ।